कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं अभी थोड़ा सा बिजी बात में। एक से 2 मिनट और वेट करेंगे और बच्चे थोड़े से आ जाए फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई कुछ बोल रहा है बेटा? चेतन, यस सर। कुछ कह रहे हो बेटा? नो सर, नो सर। हैंड रेज किया आप लोगों ने? हाँ, अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो समझ में आ रही हैं ना? क्योंकि स्टार्टिंग से आपकी पहली यूनिट से अब 1-2 क्लासेस के बाद थोड़ा रिवीजन भी करके देखेंगे। अगर फर्स्ट यूनिट से फिर कंटिन्यू करवाएंगे, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो। हाँ, एक चीज़ मुझे ध्यान है कि पॉइंटर थोड़ा सा आप लोगों को और बता देंगे, वो अलग से देख लेंगे, है ना? जब तक रिवीजन के पार्ट में जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसमें अगर कुछ क्वेरीज पूछनी हो तो देख लेना, है ना? कोई कंटेंट ना समझ में आया हो तो बता दीजिएगा। आज वैसे हेडिंग आप लोग देख ही चुके हो, स्ट्रीम्स पढ़ाएंगे। और पढ़ाने से पहले आप लोगों से पूछेंगे जब तक बच्चे और ऐड हो रहे हैं, तो स्ट्रीम क्या होती है? आप क्या, आपके कुछ माइंड में आ रहा है कि स्ट्रीम होती क्या है? व्हाट इज स्ट्रीम एक्चुअली? कुछ आपको समझ में आ रहा हो तो बताइए। हेडिंग देखिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक स्ट्रीम्स लिखी है। ये क्या चीज़ है? किसी को भी नहीं पता है? चलो, मतलब हम ही बताएंगे। अच्छा, कितने बच्चों ने स्ट्रिंग पढ़ ली थी? प्रैक्टिकल करके देखा था आप लोगों में से कुछ ने? मैसेज। अरे मतलब मेरे ख्याल से अगर माइक चलता हो तो यस नो में भी बोल दिया करो, है ना? तो वो भी बेटर लगता है, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगता है वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है और उधर से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर पढ़ाने में भी तो अच्छा समझ में नहीं आता है थोड़ा सा। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ा होगा तो एक काम और भी किया होगा उसमें। आपसे कहा गया होगा कि आप एक टेक्स्ट है उसको एंटर करो। तो आप लोगों ने क्या किया होगा? जैसे अपना नाम एंट्री कराना है तो आपने स्कैनफ फंक्शन चलाया होगा। तो अगर स्कैनफ चलाया होगा तो ध्यान दिया होगा, एरे लिया था हम लोगों ने, करेक्टर एरे, है ना?
और करेक्टर एरे का जितना साइज डिफाइन किया था उतने कंटेंट में आपका डेटा स्टोर हो गया होगा। लेकिन स्कैनर चलाया होगा तो एक चीज़ और ध्यान में आई होगी, अगर आपका नाम दो पार्टों में डिवाइड होता है नॉर्मली जैसे होता है, वैसे हमने दिया और बीच में वाइट स्पेस दिया डिवाइड करने के लिए, तो ब्रेक हो गया होगा। इससे बचने के लिए एक काम हम लोगों ने और किया था, याद हो तो पुट्स का यूज़ किया था, एक पुट यूज़ किया था और एक हमने एफ पुट्स यूज़ किया था, है ना। तो अब जब हम लोगों ने इस तरह का फंक्शन यूज़ किए थे तो उनमें हमें एडवांटेजेस क्या मिला था कि यूज़र ने अपना पूरा नाम एंटर किया, वो पूरा का पूरा नाम डिस्प्ले करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम ढेर सारे डेटा की बात कर रहे हैं। और दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो पुट्स पे आते हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान हो तो पुट्स में हम लोगों ने जो पढ़ा था तो वो पूरी की पूरी लाइन एंटर करने की बात की जा रही थी। जब हम लाइन एंटर की पाने की बात करते हैं तो हम ढेर सारा डेटा माइंड में आता है। और ढेर सारा माइंड में डेटा आने का मतलब है कि हम ढेर सारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं और फिर एक्सेस करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो चलो अब हम कंटिन्यू भी करते हैं हमारा स्ट्रीम होता क्या है, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है, ढेर सारा डेटा, बल्क ऑफ डेटा, जो बल्क ऑफ डेटा है इसको जो हम एक सीक्वेंस में स्टोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं या एक्सेस कर रहे हैं, दोनों चीजें, या तो आप स्टोर कर रहे हो बल्क ऑफ डेटा या फिर आप एक्सेस कर रहे हो बल्क ऑफ डेटा। तो ये जो डेटा को स्टोर करना है और एक्सेस करना है एक शॉर्ट फॉर्म में समझिए, ये एज ए स्ट्रीम की तरह से ट्रीट किया जाएगा। लगातार आपका डेटा आ रहा है तो वो एज ए स्ट्रीम की तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। अब जैसे स्ट्रीम की बात करते हैं तो इनमें कुछ डायरेक्टली इनके अकॉर्डिंग जो एक एक लाइन स्पेसिफिक होती है उनको भी देखते हुए चलेंगे, यानी कि स्ट्रीम को डिटेल में देखते जाएंगे कहीं पे। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जो क्लियर कट फटाफट आता है उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें और ऐड अप हो रही हो तो फिर वो भी देख लेंगे। C has no built-in statements for input और output। तो दो चीज़ें जो हम अपनी बोले थे उनके लिए क्लियर कहा है, बिल्ट इन स्टेटमेंट्स कुछ नहीं है डायरेक्टली इनपुट और आउटपुट के लिए। अ लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन इज सप्लाइड, उनका ढेर सारे हमारे पास फंक्शंस हैं, सप्लाइज टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। अब इनके लिए उन्होंने कहा स्टेटमेंट नहीं है लेकिन हमारे पास फंक्शंस बने बनाए हैं जिनको हम प्रोवाइड कर देते हैं और जिनकी हेल्प से आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हो। द इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस आर लिस्टेड इन हेडर फाइल्स, यानी कि ये जो ढेर सारे हमारे इनपुट आउटपुट हम लगातार कर रहे हैं फंक्शंस, ये कहाँ पे हमारे पास स्टोर होते हैं, हेडर फाइल्स में। हेडर फाइल्स कौन सी होती हैं, जो भी हम अपने मेन के अंदर टॉप में हैश इंक्लूड करके लिखते हैं, वो सारी फाइलें हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज देम, जस्ट बी अ फैमिलियर विद देम। खैर इनपुट आउटपुट की बात की जा रही है यहाँ पे, वही उन्होंने बोला है। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर देंगे? ये वाला पॉइंट बोल रहे हो? सर इससे ऊपर वाला। अच्छा ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाले की कोई मतलब नहीं उठा ना। अ लाइब्रेरी फंक्शंस इज सप्लाई टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन, ढेर सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को बनाया जाता है, सप्लाई किए जाते हैं यानी कि प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं आपके इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। द इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस आर लिस्टेड इन, ये हमारे फंक्शंस कहाँ पे मिलते हैं, हेडर फाइल्स के अंदर मिलते हैं। सर जो प्री डिफाइंड होते हैं। नेचुरल सी बात है, आप स्कैनर यूज कर रहे हो, प्रिंटर यूज कर रहे हो, तो क्या हमने बनाए हैं? नहीं, ये सब बने बनाए फंक्शन है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से वहीं पे बताया था स्ट्रीम क्या है। स्ट्रीम यानी कि ढेर सारा डेटा आप लगातार स्टोरेज कर रहे हो या फिर आप एक्सेस कर रहे हो, तो ये लगातार स्टोर हो रहा है, ये एज ए स्ट्रीम की तरह से डेटा स्टोर हो रहा है। या फिर हम डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं तो लगातार स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। अगर यूट्यूब आप लोगों ने किसी ने यूज किया हो और लाइव यूट्यूब का वीडियो चलाओ तो वो स्ट्रीमिंग लिख के आ रहा होता है, वो क्या कहता है, डेटा को हम लगातार कंटिन्यू एक्सेस कर रहे हो फिर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे वो स्ट्रीम वर्ड यही है कि लगातार या तो स्टोरेज हो रहा होगा डेटा या फिर एक्सेस किया जा रहा है। तो वो जो ढेर सारा डेटा है आपका, चाहे वो 1 बाइट का हो चाहे वो 50 बाइट का हो, वो जो डेटा स्टोरेज और एक्सेस हो रहा है वो डेटा
यहाँ पे उसके लिए टर्म यूज किया गया है स्ट्रीम। ठीक है, और स्ट्रीम के लिए दो ही चीजें होती हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। या तो हम इनपुट करेंगे या फिर हम आउटपुट परफॉर्म करेंगे, तो वो हमारे सी ने लाइब्रेरी फंक्शन की तरह से प्रोवाइड किए ढेर सारे। अब फिर से जितनी देर से हम लोग बोल रहे हैं उसी को यहाँ पे लाइन में लिख दिया, इनपुट आउटपुट इज परफॉर्म्ड विद स्ट्रीम्स, यानी कि स्ट्रीम की हेल्प। अब स्ट्रीम है क्या, अब अगर कॉपी पेन रखे हो तो नोट कर लो, इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज इनटू लाइन। वैसे इन्होंने लाइन कह दिया, अगर आप इसको पैराग्राफ में भी कन्वर्ट करोगे तो कोई इशू नहीं है ना। लाइन का इन द सेंस लाइन छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती, ढेर सारा डेटा एक लाइन से चलता चला आ रहा है, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। A sequence of characters organized into line, एक लाइन में आपने ढेर सारा डेटा ऑर्गेनाइज कर दिया, वो क्या एज ए स्ट्रीम की तरह से ट्रीट किया जाएगा। ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 0 और मोर करेक्टर। अब उन्होंने क्लियर कट भी किया है, हो सकता है कि कोई ऐसी लाइन हो जिसमें कोई भी करेक्टर ना हो। क्या ऐसी कोई लाइन बनेगी? कौन सी ऐसी लाइन होगी जिसमें 0 एक भी करेक्टर ना हो? तो वो तो नल हो जाएगा ना। लाइन तो ट्रीट की जाएगी। किस तरह की लाइन होगी? ये देखो बना के दिखा रहे हैं। अगर हम इन दोनों लाइनों को देखें तो इसमें हमने कोई भी चीज टाइप नहीं की और सीधे एंटर करके बाहर आ गए, यानी कि डिस्प्ले कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो लाइन तो एग्जिस्ट करती है ना। ऐसा तो नहीं है कि लाइन नहीं है। अगर यही लाइन ना, अगर लाइन नहीं है तो इसके लिए हम लोग सी के अंदर प्रोवाइड क्या करेंगे, /n, यानी कि नेक्स्ट लाइन करेंगे तब ये दो लाइनें हमें प्रिंट होंगी। तो वो ट्रीट कहाँ से करेगा, /n के अकॉर्डिंग उठाएगा और दो लाइनों को ट्रीट कराएगा, तो वो 0 को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 0 और मोर करेक्टर, अगर कोई करेक्टर है तो वेल एंड गुड, लाइन तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। एंड विद द, आप देखो जो हम /n की बात कर रहे थे, न्यू लाइन करेक्टर, तो इन्होंने कहा एंड किससे होता है, न्यू लाइन से। यानी कि जैसे ही हम न्यू लाइन एंटर कर रहे हैं तो भी हमारी लाइन क्रिएट हो रही है। हो सकता है उसके अंदर आपने कोई करेक्टर प्रोवाइड किया हो या फिर नहीं किया हो, जो आपने बोला था जैसे कि नल करेक्टर वाली बात, वो भी वैलिड की तरह से ट्रीट की जा रही होगी, है ना। आप ये कह सकते हो कि भाई उसके अंदर कोई करेक्टर नहीं, इसका मतलब नल लाइन है, लेकिन लाइन तो एग्जिस्ट करती है ना, तो यहाँ तो लाइन की बात की जा रही है। ठीक है, अब इससे आप लोगों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, फटाफट समझ लेते हैं एक बार में। इस स्काई यानी कि ये एक लिखने का पैटर्न है, उसको स्काई कहा जाता है। सी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई दैट द सिस्टम मस्ट सपोर्ट, अब सिस्टम किस चीज को सपोर्ट करता है, सिस्टम मस्ट सपोर्ट लाइंस दैट आर एटलीस्ट 254 करेक्टर्स। अगर एक लाइन के अंदर 254 करेक्टर्स हैं तो फिर हमारा उसको सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट करता है स्काई करेक्ट जो फॉर्मेटिंग है। स्काई की जो फॉर्मेटिंग है वो एक्चुअली हमारे सी की लाइन को सपोर्ट करती है, जिसके अंदर न्यू लाइन का करेक्टर भी कंसीडर किया जा रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। ये वाला यस सर। पूरा पॉइंट हाँ सर। देखो, यहाँ पे ये एक लिखने का पैटर्न है, कहा स्काई करेक्टर एक ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड कहा जाता है कि आप कैसे करेक्टर को स्टोर करते हो। 0-1 की भाषा आपकी कौन सी रहेगी, उन्होंने कहा है कि एक ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने स्काई बोला जाता है जो ऐसे, जैसे एस्काई वैल्यू तो समझ गए कि मतलब जो हमारे कैरेक्टर होते हैं उनको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं। हाँ उसके आगे क्या नहीं सही में आया। तो ये 254 कैरेक्टर्स वाला उन्होंने जैसे कहा है मैं। एक लाइन आपकी मैक्सिमम कितनी कंसीडर की जानी चाहिए, उसकी लेंथ बताइए। देखो उन्होंने क्या लिखा, मैक्सिमम नहीं लीस्ट लिखा है ना इन्होंने सॉरी तो। सॉरी देखे, हाँ सॉरी लीस्ट। अब कंसीडर क्या है ना, सिस्टम मस्ट सपोर्ट लाइंस दैट आर एटलीस्ट, कम से कम इतने करेक्टर हो। अगर इतने करेक्टर से कम होगी, सॉरी आप सही हो, इतने करेक्टर से कम होगी तो फिर वो कंसीडर नहीं की जाती है। करेक्टर कहा है एग्जैक्टली, मेरे दिमाग में वर्ड्स आया था ना, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन उसका था। अगर 254 करेक्टर से कम है तो उसे एज ए लाइन की तरह से ट्रीट ना करके नॉर्मल वो समझो वर्ड मान लो, करेक्टर मान लो, जो भी है वो ट्रीट किए जाएंगे। इंटरनल इनकी सर बट डिफिनेशन अभी देखो, आपने बताया था कि अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं है तब भी वो एक लाइन कहलाएगी। बात नहीं समझे।
ये आपकी ये जो आप भाषा देख रहे हो, ये स्काई का, ये दो चीजें अलग हैं। एक कहा गया है स्टैंडर्ड, ठीक। स्टैंडर्ड ने कहा कि आप अगर न्यू लाइन लिख रहे हो तो लाइन तो ट्रीट होगी, लेकिन ओरिजिनली अगर कायदे से अगर आप देखो तो उसके अंदर होना कितना चाहिए, कम से कम 254 कैरेक्टर्स होंगे। तो इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है अलग अलग फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करती हैं, है ना, बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के फॉर्मेट बने गए हैं। तो उसमें से एक ये भी है जो स्काई है, वो भी कहती है कि अगर इतने करेक्टर हैं तो हम उसको लाइन मान के एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नॉर्मल स्टोरेज कर देंगे। बात समझ रहे हो, हाँ या ना? नहीं नहीं समझे सर। हम्म, चलो ठीक है, हम बताते हैं। अब ये बताओ, कौन सी बुक आप पढ़ते हो, नाम बताओ उसका। कोई एक बुक का नाम बता दो किसी भी सब्जेक्ट की, वैसे तो हम सी के लिए पूछेंगे। सब बुक्स नहीं पढ़ते सर, आपके नोट से पढ़ लेते हैं। चलो वेल एंड गुड, हमारे नोट से पढ़ लेते हो, साथ ही साथ अगर कोई और पढ़ाएगा तो क्या ये सेम लाइन लिखेगा? नहीं सर, अलग हो अगर सकती कोई है। और पढ़ाएगा जो अपने सर नोट से, लाइन लाइन अलग हो सकती है, मीनिंग सेम होनी चाहिए। मीनिंग सेम होनी चाहिए लेकिन लाइन अलग हो जाएगी। इन्होंने भी कहा है कि इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने प्रोटोकॉल में किया है। इन्होंने कहा हम कंसीडर तो कर लेते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो स्काई वैल्यू वो कहती है अगर 254 करेक्टर होंगे तो उनको हम ओरिजिनल लाइन की तरह से मानेंगे, नहीं तो फिर उनको उस डेटा को हम स्टोरेज कर लेंगे, लाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ में आया ना? उन्होंने कहा गेट से हम डेटा ले लेंगे, पुट से हम डेटा ले लेंगे, लाइन ना मान के ही चलेंगे उसको, क्योंकि लाइन और ये सारे जो है आगे फॉर्मेटिंग लगाते हैं और फॉर्मेटिंग में फ्लैग लगाए दिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस स्काई करेक्टर को पढ़ा हो, इनमें सब फ्लैगिंग की जा रही होती है। फ्लैग पढ़े इनके, हाँ या ना? नहीं सर। नो सर। ये बहुत सारी चीजों में इनमें फ्लैग लगा के भी काम किया था। तो उन्होंने कहा कि लाइन की तरह से ट्रीट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, अगर लाइन नहीं ट्रीट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। इंटरनल लिखने का पैटर्न के लिए इन्होंने कहा है कि अगर इतना करेक्टर होगा तो हम उसको लाइन की तरह से ट्रीट करके मेंशन करेंगे, और इससे कम होगा तो हम नॉर्मल करेक्टर की तरह से या वर्ड की तरह से ट्रीट कराएंगे। इस तरह से मेंशन किया गया है। उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया न्यू लाइन भी एज ए करेक्टर होगा, यानी कि आपने स्पेस मतलब भी जो दिया है। सर मतलब इतने कैरेक्टर्स होंगे तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी, नहीं तो कैरेक्टर कहलाएगी। हाँ, आप ये कह सकते हो, स्ट्रिंग नहीं, इतने होंगे तो आप स्ट्रिंग कह सकते हो या करेक्टर कह सकते हो, और इससे इस इतनी और इससे ज्यादा होगी तो लाइन कहलाएगी। इन्होंने सिर्फ अपने सर प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में स्ट्रिंग लिखा है, इनका स्टोरेज से हमें मतलब नहीं है। सर स्ट्रिंग ही तो लाइन कहलाएगी, मतलब एक स्ट्रिंग सेंटेंस है तो वो एक लाइन कहलाएगी। देखो अब इसमें भी बाइफिकेशन, अगर हम नॉर्मल स्ट्रिंग कहते हैं तो अगर आप अपना नाम लिखते हो क्या वो स्ट्रिंग नहीं है? सर होगी। लेकिन क्या वो लाइन है? तो पता नहीं सर, कॉन्सेप्ट थोड़ा देखो, कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन है। क्या है ना, ये थोड़े से कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। इन्होंने कहा है लाइन, लाइन का मतलब हो गया जहां से एक लाइन टर्मिनेट हो। जैसे कि ये मैंने एंटर किया तो ये लाइन टर्मिनेट हुई। अब मैंने लिखा, आपको बता रहा हूं, ठीक, ये हो सकता है लाइन हो सकता है लाइन ना हो। ये एज ए स्ट्रिंग तो हो सकता है, कंपलसरी नहीं कि लाइन ट्रीट की जाए। ये डिपेंड करता है इनके प्रोटोकॉल को, या तो हम एक काम और करें कि इनके सर आपने कहा कि ये स्ट्रिंग तो है बट एज अ लाइन ट्रीट की जाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो सर ऐसा क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर ये है तो ये कुछ लग रहा है लाइन, वो तो यस केवल सर। नाम था। ये एज ए सेंटेंस के फॉर्मेट में लाइन ट्रीट की जा रही, क्योंकि लाइन क्यों आ गई? क्योंकि लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिला। सर मतलब प्रॉपर सेंटेंस होगा अगर तो वो लाइन कहलाएगा, नहीं तो वो कहलाएगा स्ट्रिंग होगा। हाँ, अगर देखो अब क्या होगा इसमें, इसमें थोड़ा सा बहुत तरह के अलग अलग के कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी समझा लेते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाओगे, है ना, अब इश्यूज किस तरह के आएंगे? जैसे ही आप प्रोग्राम बनाओगे तो आप ऑलवेज पुट से इनपुट लोगे, ठीक।
और पुट से इनपुट जब आप लोगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि अब आप इस लाइन के अंदर करेक्टर और स्पेसेस और पैराग्राफ कैलकुलेट करो। तो अब आप ये बताओ हमें पैराग्राफ किस बेस पे आप मानोगे? उसके बेस पे आपको ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे स्पेस आ गया दो करेक्टर के बीच में, सॉरी दो वर्ड्स के बीच में, वो हम एज ए वर्ड की तरह से ट्रीट कर लेते हैं। ठीक, जहां पे हमारा डॉट आ गया ये हमारी लाइन का एंड हो गया, और इसके साथ ही साथ अगर किसी ने स्लैश एन टाइप का प्रोवाइड कर दिया है तो लाइन एंड हो गई। तो इसी तरह से स्काई भी ये कहती है कि इन्होंने अपने प्रोटोकॉल बना रखे हैं, और वो भी किसको? सिस्टम को समझाने और अपने समझने के लिए, ना कि हम लोगों के लिए, है ना। इस पे हमें दिमाग लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा काम सिस्टम को समझाने और अपने समझने के लिए है कि इनका कॉन्सेप्ट खुद ये समझे और सिस्टम को समझा पाए, इसलिए इन्होंने ये बनाया है। और इन्होंने कहा है कि ये प्रोटोकॉल हमारे और हमारे सिस्टम को समझने के लिए, कि हम जिस सिस्टम पे आप प्रोग्राम रन कराओगे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बता पाए कि ये क्या चीजें हैं, ये लाइन है या फिर करेक्टर है या स्ट्रिंग है ना। इससे हम लोगों को बहुत कम मतलब है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इतना कि पता होना चाहिए कि भैया ये चीजें हैं, कभी गलती से पूछी जाए वैसे पूछी नहीं जाती। ठीक है, तो इसमें इनके अकॉर्डिंग उनका एटलीस्ट कितने हैं 256 करेक्टर होंगे तो हम उसको लाइन की तरह से ट्रीट करेंगे, अदरवाइज लाइन नहीं ट्रीट की जा रही होगी। वो आप कह सकते हो करेक्टर कह सकते हो, क्योंकि करेक्टर क्या है? करेक्टर एरे है, और करेक्टर एरे होने का मतलब है करेक्टर क्या हुई? स्ट्रिंग हो गई। अगर करेक्टर, इसीलिए मैंने सबसे पहले करेक्टर से ही स्टार्ट किया था आपका, तो वो एज ए स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट की जाएगी। तो इसमें ब्लैंक स्पेस भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा ना? कुछ भी ऐसा है जो आपके लाइन के बीच में है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे ना ये हाईलाइटेड, ये एज ए करेक्टर है। ये हमने एक एक्स्ट्रा करेक्टर, दूसरा एक्स्ट्रा करेक्टर, तीसरा एक्स्ट्रा करेक्टर, ये सब करेक्टर्स है। टैब दे दिया तो टैब ने अपना करेक्टर ले लिया। ठीक है, तो ये सब करेक्टर की तरह से ट्रीट करेंगे। और टैब का 8 करेक्टर का होता है, ध्यान रखिएगा। टैब जो होगा वो 8 करेक्टर का स्पेस लेगा। तो इस तरह से ट्रीट किया जा रहा होता चीजें की। चले कंटिन्यू करें आगे। यस सर। अब यहाँ पे 3 चीजें आ गई हैं, जो उनमें से 2 चीजें तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत देखी हैं, तीसरी चीज नहीं देखी है। आगे समय मिलेगा तो थर्ड को भी हम बताएंगे। पहला देखते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम इज कॉल्ड एसटीडी इन, यानी कि अगर याद हो तो हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट ले चुके हैं, और जिसके लिए हम लोगों ने लाइब्रेरी यूज की थी स्टूडियो डॉट इन। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इनपुट आउटपुट परफॉर्म किया जाता है एक लाइब्रेरी एसटीडी डॉट इन के अंदर मेंशन किया जाता है। अगर हम आउटपुट परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर हमारी दूसरी लाइब्रेरी स्टूडियो डॉट आउट मेंशन की जाती है, जिसका एक और जो समराइज फॉर्म है जो आप लोग प्रोग्राम बना चुके होंगे, देखें नीचे प्रोग्राम हो तो मैं उसमें दिखा दूँ आपको। लाइब्रेरी, चलो, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट इन जो हम लोग मेंशन करते हैं, हम लोग क्या मेंशन करते हैं? हैश CL UD स्टूडियो डॉट, अरे यार फिर हमारा कीबोर्ड मान, स्टूडियो डॉट इन दोनों लाइब्रेरीज का समराइज फॉर्मेट है स्टूडियो डॉट इन। यानी कि इसने इनपुट और आउटपुट दोनों को मेंटेन कर रखा है, वो दोनों कहाँ है? इसके अंदर ही दोनों समा गई हैं। तो अगर हम इसको इंक्लूड करा देते तो हमारे पास इनपुट आउटपुट और प्लस ये नीचे वाली भी फंक्शनलिटी मिल जाती है। एरर के लिए वैसे थोड़ी सी और हमारी दूसरी भी एक लाइब्रेरी है, वो भी ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की स्ट्रीम्स की बात की गई है, या तो हम डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे, या स्टोरेज कर रहे होंगे, या फिर एरर के फॉर्मेट में डेटा हमें मिल रहा होगा कहीं ना कहीं स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाली है अगर हमें मौका मिलेगा वो भी हम आपको प्रैक्टिकल करके बाद में दिखा देंगे। और इस तरह की जैसे स्टूडियो डॉट इन है, इस तरह से लाइब्रेरीज होती हैं जो इनको सबको सपोर्ट कराने के लिए हमें अवेलेबिलिटी में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 तरह की स्ट्रीमिंग बोली गई, स्टूडियो डॉट इन है, स्टूडियो डॉट आउट है, और स्टूडियो एरर है, एसटीडी एरर।
तो ERR जो है एरर आपकी तरफ से ट्रीट की जा रही होती है। तो ये तीनों तरह की फंक्शनलिटी परफॉर्म की जा रही होती है। अब इसमें जो आप लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हो एज ए रिवीजन के फॉर्मेट में आगे बढ़ते हैं, और उसी का पार्ट है इसलिए यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। जब भी हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो हमें इनपुट और आउटपुट चाहिए होता है, तो हमें फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट आती है। फॉर्मेटिंग में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी ना समझ में आए तो बता देना। फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स रिक्वायर होते हैं। यहाँ पे आउटपुट की बात की जा रही है, तो जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हम एड्रेस स्पेसिफायर की हेल्प से स्टोर कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो ए और बी के दोनों एड्रेस हमने बताया जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर किया गया, एक फ्लोट है और एक हमारे पास इंटीजर टाइप का। तो जो उसके लिए हमने स्पेसिफायर मेंशन कर रखे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग ढेर सारे स्पेसिफायर पढ़ भी चुके हैं। तो अगर हमें उसी डेटा को प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, यानी कि आउटपुट प्रोवाइड करना है, तो प्रिंटफ फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है, और परसेंटाइल एफ और परसेंटाइल डी हेल्प करेगा इन दोनों वेरिएबल्स को सपोर्ट करेगा हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराने में। एक्सप्लेन करेगा कंपाइलर को कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, उसके बेस को कंपाइलर प्रिंट करेगा। सेम इसी तरह से हमारे पास अगर स्कैनफ यानी कि इनपुट की बात की जाएगी, तो इसकी इनपुट भी है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड पे भी ये स्कैनफ को भी कंसीडर कर ही लिया है। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आपके स्पेसिफायर्स आ जाएंगे और ढेर सारे वो वेरिएबल जिनको लिए आप इनपुट लो गई है, वो आपको डायरेक्टली मेंशन कर देने पड़ेंगे, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ईजी था। क्या इसको हम अलग से और बताएं या फिर हम इसको नेक्स्ट कर दें? इसको बताने की रिक्वायरमेंट है या फिर नेक्स्ट कर दें? और थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, इसको बताने की ऑलरेडी मेरे ख्याल से हम लोग 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। चलो अब इससे अगर पूछा है तो फिर हम यहाँ पे पढ़ के देखते हैं क्या क्या चीज़ें इनके अकॉर्डिंग लिखी, कुछ ऐसी चीज़ जो इनके अकॉर्डिंग छूट रही हो तो वो भी देख लेते हैं। द फॉर्मेट इज अ लिस्टिंग ऑफ डेटा टाइप। अब लिस्टिंग क्या कर रही होती है? डेटा टाइप की लिस्टिंग कर रही होती है ऑफ अ वेरिएबल दैट ऑफ अ वेरिएबल टू बी इनपुटेड। जो आपको इनपुट करना है उसके लिए हम इस फॉर्मेट से बताते हैं कंपाइलर को कि आप कौन सा डेटा टाइप यूजर से इनपुट लेने वाले हो। द एम्परसेंड इन फ्रंट ऑफ ईच वेरिएबल। अब यहाँ पे आप देख लो, इसको मैं हाईलाइट कर दूं अगर आप ये पूछे हो तो, ये हाईलाइट कर दिया। एम्परसेंड इन फ्रंट ऑफ ईच वेरिएबल नेम टेल्स द सिस्टम, सिस्टम को बता रहा है ये वेयर टू स्टोर द वैल्यू। आपको कहाँ पे वैल्यूज स्टोर करनी है, जो आप यूजर से ले रहे हो वो वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है, वो ए के एड्रेस में स्टोर करनी है, वो हमें एम्परसेंड बताता है। दैट इज इनपुट। It provide the address for the variable। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये जो हमारा ए है, ये ए क्या है? वेरिएबल है। इसका एक एड्रेस है जो एक्सप्लेन करता है ये एम्परसेंड। एम्परसेंड बताता है कंपाइलर को जब आप यूजर इनपुट कर रहा है वो वैल्यू स्टोरेज कहाँ होगी, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस के अंदर स्टोर की जाएगी, या फिर आप ये कहोगे इस वेरिएबल में स्टोर करोगे आप। तो ये जो इस वेरिएबल में हम करेंगे, तो हम तो ये इंग्लिश और हिंदी की भाषा में समझ रहे हैं, ये सिस्टम कैसे समझेगा? सिस्टम को समझाने के लिए अगर उस वेरिएबल से पहले एम्परसेंड लगा होता है, तो एम्परसेंड की अपनी इंटरनल फंक्शनलिटी है, बताई डिफाइन की गई है लाइब्रेरीज के फॉर्मेट में, कि अगर वेरिएबल से पहले एम्परसेंड और स्कैनफ के अंदर मेंशन किया गया, इसका मतलब है कि ये इस वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट लिया जा रहा है, और कंपाइलर और सिस्टम को हमें बताना है कि ये कहाँ पे जाके स्टोरेज किया जा रहा होगा। तो सिस्टम को एक्सप्लेन हो रहा है कि ये कहाँ पे स्टोरेज होगा। तो डेटा आपका जो भी आप यूजर से इनपुट लोगे वो ए के अंदर स्टोरेज होगा, और उसके बाद अगर दूसरा वेरिएबल आपने इनपुट लिया है तो वो बी के अंदर होगा। किस तरह का होगा ये बताएगा हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो पहला वाला डेटा आपका किस तरह का फॉर्मेट फ्लोटिंग टाइप का होगा, और दूसरा वाला हमारा इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? सर यहाँ पे पॉइंटर तो यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ,
जैसे एंड जो होता है हम लोग का एड्रेस क्या कहते हैं डिस्प्ले कराता है, हम्म। बट सर यहाँ पे पॉइंटर तो यूज नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा। अच्छा एक चीज बताओ, कहाँ पे आप रहते हो? सर लखनऊ, लखनऊ में कहाँ पे? जैसे नियर मैं, राजाजीपुरम। वेरी गुड, राजाजीपुरम। राजाजीपुरम का नाम राजाजीपुरम क्यों पड़ा? सब पता नहीं। देखो यहाँ पे हमें पता है कि इसको यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया। इस सी लैंग्वेज को बनाने वाले ने जिस समय बनाया, बात समझना, हमने पूछा क्यों था, को रिलेट करूंगा वो दोनों सब कॉन्सेप्ट को। या जैसे मैं कहता हूँ मेरा एड्रेस यहाँ पे कल्याणपुर में है ना, कल्याणपुरम में विवेकानंदपुरम में पड़ता है, ठीक। अब इसको जब स्टार्टिंग में लोग आए थे, उन्होंने इसको नाम दिया था कि भाई ये वाला एरिया जो है ये कल्याणपुर में आ रहा है, इससे बगल का पश्चिम कल्याणपुर में, इसके फ्रंट में आपका विकास नगर आ जाता है। तो ये जब बनाया गया था उस समय डिफाइन कर दिया गया। अब अगर उन्होंने कहा कि अगर हम ए से पहले एम% लगा देंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो इसको, इसका मतलब हो गया कि ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा प्रोटोकॉल समझाएगा सिस्टम को कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। और जब स्कैनफ के साथ यूज किया जा रहा है तो स्कैनफ की जो लाइब्रेरी होगी उसमें इन सबके मेटा डेटा मेंशन किए गए होंगे। अब ये पहली चीज ये बताओ, क्या मेटा डेटा पता है क्या होता है? एक लाइन में बताना, डेटा अबाउट डेटा। इसके बाद भी कुछ और पता है क्या होता है, या डेटा अबाउट डेटा को नहीं सर, एक्सप्लेन कर दूं? नहीं सर। इसमें क्या होता है, ये अगर स्कैनअप या फिर प्रिंटअप देखेंगे तो कोई हमारी एक लाइन मेंशन नहीं होती, इनकी पूरी लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी में हर एक चीज को, जैसे यहाँ पे हम लोग फटाक से खाली इतना सा लिख के काम अपने चला ले रहे हैं ना, नहीं, वहां पे इसके लिए पूरे फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि अगर हम ये डिफाइन मेंशन किया जा रहा है तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, वो कैसे सर मेंशन किया जा रहा हो। हाँ। सर समझ गए क्या कहते हैं, हम थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर गए थे, वो स्कैनफ लिखा था हम उसको प्रिंटर समझ रहे थे। नहीं नहीं, मैंने इसीलिए, अगर बाय चांस कोई और भी कंफ्यूज है तो बता दूं, ये सारे पहले से बने बनाए प्रोटोटाइप हैं जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। और उन, समझ गए सर, वो एक्चुअली आप यहाँ पे इनिशियलाइज करा रहे यूजर से, वो थोड़ा हम प्रिंटफ समझ बैठे थे तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। नहीं नहीं, सही सर, आपका क्वेश्चन सही था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाई चांस अगर किसी और के भी माइंड में हो तो वो भी ये समझ जाए कि बहुत सारी चीजें पहले से बनी बनाई हैं। जैसे कि अब आप कहोगे सी का नाम सी क्यों है, तो बीक से के बाद आया था इसलिए सी रख दिया गया। समथिंग इस तरह से ढेर सारी चीजें तो पहले किसके से, बाद आया था? लैंग्वेज बी होती है, सब पढ़े पहली हो? बार सुना। नहीं सर, बी नहीं पढ़ी। खैर उसके उसके पहले भी थे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। खैर अभी हम उसके हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से हट जाएंगे। चलो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग हमारी ज़्यादा नहीं खत्म होगी तो वहीं पे ही वाइंड अप भी करेंगे फिर हम। हाँ, स्ट्रीमिंग खैर जहाँ तक हमने बात की हो वहीं पे ही लगभग वाइंड अप हो गई है, तो लेकिन हम दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट होता तो हम पहले इतने को रखेंगे और फिर इसके आगे फिर अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक आप अपनी क्वेरीज पूरी और कर लो जितनी आपकी क्वेरीज बची हुई हैं। सर स्ट्रीम से क्या करते हैं?